नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, हैंड रिटन नोट्स है ये और काफी महत्वपूर्ण है आपके आगामी बीपीएससी, एईडीओ और बिहार एसआई के साथ साथ झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड एसआई, रेलवे आदि एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। नोट्स कंप्लीट हैंड रिटन है, ये ध्यान रखिएगा। और संविधान के निर्माण के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कब पहली बार किसने भारतीय संविधान के निर्माण की बात उठाई। पृष्ठभूमि के साथ साथ हम लोग भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे। सेशन संक्षिप्त रखते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग पृष्ठभूमि की बात करें तो 1895 में एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जो कि बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के विचार से प्रेरित था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी विधेयक में पहली बार संविधान सभा के सिद्धांत का वर्णन किया गया है और कहा गया था कि भारत को अपने स्वशासन के लिए स्वयं के संविधान सभा के निर्माण की आवश्यकता है। इसके मसौदे के बारे में अगर सर्च करना चाहेंगे आप लोग तो आप लोग को पता चलेगा कि इसके मसौदे के रचनाकार का नाम आप लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। किसी अज्ञात लेखक ने इसकी मसौदे की रचना की थी। साथ ही कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या राष्ट्रवादी नेताओं के एक समूह के द्वारा इसके मसौदे का निर्माण किया गया था। इसके पश्चात हम लोग आगे आते हैं तो नेहरू रिपोर्ट की बात होती है और नेहरू रिपोर्ट में पहली बार संविधान मसौदा समिति के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब 1927 का साइमन कमीशन आया था तो वहां की लॉर्ड सभा में भाषण देते हुए लॉर्ड बर्कनहेड ने कहा था कि भारतीय स्वयं के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर सकते थे और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि भारतीय इसमें सक्षम नहीं है। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनाए जाते हैं और इनका कार्य था कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक मसौदा तैयार करना। ध्यान रखिएगा। इसी के उपरांत जब हम लोग देखते हैं, जब ये रिपोर्ट आती है तो जिन्ना ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और उसने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कांग्रेस के समक्ष में। ये ध्यान रखिएगा, इसी से जुड़ा हुआ आपका 14 सूत्री प्रस्ताव। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं 1934 ईस्वी में प्रमुख वामपंथी नेता एमएन राय या मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1934 में। 1935 की बात करेंगे तो संविधान सभा की मांग की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। और फिर 1940 का जब समय आता है तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत को डोमेनियन स्टेटस के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, डोमेनियन स्टेटस के साथ साथ संवैधानिक सुधार का वादा किया गया था अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत। साथ ही साथ कुछ एक शर्तों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा की मांग को इन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव में शर्तों के साथ संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी, तो उस शर्तों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। वे लोग इन शर्तों से असहमत थे और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि बाद में इसके विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है, जिसमें पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे आपके जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही के रूप में हम लोग जानते हैं ब्रह्मा दत्त को। ये ध्यान रखिएगा, ये तीसरे सत्याग्रही थे। इसके पश्चात 1942 का कालखंड आता है और वहां पर भारत में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा जाता है ताकि भारत में जो राजनीतिक स्थिति है उसमें परिवर्तन लाया जा सके, सुधार किया जा सके। तो गतिरोध को दूर करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाता है और इसने पहली बार संविधान सभा के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार किया परंतु मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस दल ने क्रिप्स मिशन द्वारा कहे गए संविधान सभा के गठन का विरोध किया था, तो मुस्लिम लीग ने। अब यहां पर कांग्रेस का कहना था कि भारत को डोमेनियन स्टेटस न दिया जाए, जो कि स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा था, अपितु भारत को स्वराज दिया जाए। पूर्ण स्वराज की बात कांग्रेस के द्वारा कही जाती है, लेकिन क्रिप्स मिशन में डोमेनियन स्टेटस की मांग बात स्वीकार की गई थी।
इसके अतिरिक्त क्रिप्स मिशन की जब हम लोग बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके सामने में पृथक पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी, जिससे क्रिप्स मिशन जो था वो असहमत बना हुआ था। इसके पश्चात 1946 का दौर आता है और भारत में आता है आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। 3 सदस्यीय ये मिशन था। पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जो कि भारत सचिव भी थे। इसके अतिरिक्त 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स जो भारत आए थे, उन्हें भी इसका एक सदस्य बनाया गया था, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे या नौसेना बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्हें इस मिशन में शामिल किया गया था। तो ये 3 सदस्यों के नाम ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बराबर पूछा जाता है। और यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। इस मिशन ने संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा इसकी स्वीकृति दी जाती है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, मिशन ने पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। और इसके स्थान पर, पृथक पाकिस्तान के स्थान पर कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के प्रस्ताव को केवल एक जगह पर स्वीकृति मिली थी, वह थी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में ही भारत के विभाजन की बात कही गई और उसी में पहली बार पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश के निर्माण की सहमति दी गई थी। इसके उपरांत यदि हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की संरचना, जिस संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, उसकी संरचना से भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सदस्यों की संख्या की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कुल 389 सीट निर्धारित की गई थी भारतीय संविधान सभा के लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस समय तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था। ये विभाजन से पूर्व की कुल सीटें थी, जिसमें से 296 निर्वाचित सदस्य होने थे और 93 सदस्य जो थे वो नामित होने थे, ये ध्यान रखिएगा। और 93 सदस्यों का नामांकन देशी रियासतों के माध्यम से किया जाना था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग निर्वाचित सदस्यों की भी बात करते हैं तो 296 में से 292 जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर शासित प्रांतों से चुने जाने थे वो सदस्य, और 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नरी प्रांतों से चुने जाने थे। तो इस प्रकार बाइफर्केशन आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त इन सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था, ये आंशिक नामित या निर्वाचित सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। देशी रियासत से इनका नामांकन हुआ था, नामित सदस्य थे, और ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित सदस्यों ने संविधान सभा में हिस्सा लिया था। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, वहां पर एक शर्त निर्धारित की गई थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन या एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। और यह भी निर्वाचन कैसा था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। जनता ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था प्रत्यक्ष रूप से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कई बार विभिन्न एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस रीति से हुआ था, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। या प्रश्न पूछा गया है कि कितने जनसंख्या पर, कितने लाख की जनसंख्या पर प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो इस संविधान सभा में सभी वर्ग को शामिल किया गया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देशी रियासतों में उस कालखंड में सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद रियासत, और हैदराबाद रियासत ने किसी भी प्रतिनिधि को नामित नहीं किया था संविधान सभा के लिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त 2 अन्य नाम ध्यान रखना है आपको, एक महात्मा गांधी का और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना का। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो दोनों में से कोई भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। हैदराबाद ने किसी भी सदस्य को नामित नहीं किया था, और महात्मा गांधी और जिन्ना इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब इसका चुनाव की जब हम लोग बात करेंगे तो प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई से अगस्त 1946 में। ये ध्यान रखिएगा। परिणाम क्या आया था? 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 सीटों पर कांग्रेस ने विजय पाई, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग ने और 15 सीटों पर अन्य लोगों ने यहाँ पर
जीत सुनिश्चित की थी। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को, ध्यान रखें, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होता है। और जब ये विभाजन हो जाता है तो भारत में संविधान सभा की कुल सीटें घट करके केवल 299 रह जाती है। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत कम एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों से पूछे कि विभाजन के पश्चात भारत में संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी। तो 389 और 299 दोनों अंक आप लोग याद रखेंगे। विभाजन से पूर्व 389 और विभाजन के उपरांत 299। अब संविधान सभा के बैठक की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा, पहली संसद या संविधान सभा इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कुल 211 सदस्य इस बैठक में उपस्थित हुए थे और इस बैठक में सबसे वयोवृद्ध सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और इनका मूल कार्य था सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना, साथ ही साथ एक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करना। कालांतर में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। वहीं एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। ध्यान रखिएगा, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वहीं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चुना गया था। ये ध्यान रखें, ये 3 नाम आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। चारों नाम सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी और बी.एन. राव, जो क्रमशः अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार के रूप में इनके नाम आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। विभिन्न एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस संविधान सभा का जो मूल कार्य था वह कार्य था भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। और इस संविधान के निर्माण के लिए कितने अधिवेशन, सत्र आदि का आयोजन हुआ, कितना खर्च हुआ, कितने दिनों तक संविधान सभा कार्य करती रही, उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। तो कुल 11 अधिवेशन इस संविधान सभा के हुए थे, जिसमें कुल 165 दिन लगे थे। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को चला था और अंतिम 11वां सत्र जो था 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था और 26 नवंबर को हमारा जो संविधान था वह निर्मित हुआ था। ये ध्यान रखिएगा और इसीलिए वर्तमान में हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे हम लोग इसे भी कवर करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को और हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950, ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं अपने संविधान के लागू होने में। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में प्रेस और जनता को भाग लेने की आजादी दी थी, यानी वो लोग अपने विचारों को भी संविधान सभा के समक्ष रख सकते थे। और संविधान के निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था तथा 64 लाख रुपए लगभग इस पे लगे थे। अब यहाँ पर एक फैक्ट मैं और बताता चलूं कि जो भारतीय संसद थी सितंबर 1946 से लेकर के 1950 तक ये भारतीय संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। जब संसद के रूप में हमारी संविधान सभा कार्य कर रही थी तो संसद के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जीवी मावलंकर अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। वहीं अगर हम लोग बात करें कि संविधान सभा के अध्यक्ष की तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। और इस संविधान सभा में महिला सदस्यों ने भी भाग लिया था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 थी। प्रमुख अगर हम लोग देखें तो सुचेता कृपलानी, जो बाद में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। न केवल उत्तर प्रदेश अपितु किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। वहीं सरोजनी नायडू जो थी ये प्रथम महिला उपराज्यपाल बनती है और ये भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, ये ध्यान रखेगा। और राजकुमारी अमृत कौर जो थी इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और ये प्रथम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये 3 महिलाओं के नाम आप लोग ध्यान में
रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। अब संविधान सभा ने जब संविधान के निर्माण या संविधान की कार्रवाई प्रारंभ की तो अकेले किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो इसीलिए कुछ एक सदस्यों का चयन कुछ एक समितियों के लिए किया गया था और इन्हीं समितियों के सुझाव पर संविधान सभा ने आगे बढ़ करके संविधान का निर्माण किया। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो कुल 8 बड़ी या मुख्य समितियों का गठन किया गया था और लगभग 13 छोटी समितियों का गठन किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 बड़ी और 13 लघु या छोटी समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के द्वारा, जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पहली समिति की बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है। अब यहाँ पर प्रारूप समिति की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति में 7 सदस्यों का चुनाव किया गया था। B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम लोग भारतीय संविधान के जनक के भी रूप में जानते हैं, इन्हें संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया था। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अतिरिक्त कृष्णा स्वामी अय्यर, ए गोपाल स्वामी अयंगर, सादुल्ला खान, B.L. मित्र, लेकिन ध्यान रखिएगा B.L. मित्र ने बाद में इस्तीफा दे दिया था और इनके स्थान पर N. माधवराव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया जाता है। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि एक अन्य सदस्य D.P. खेतान की मृत्यु हो जाने पर T.T. कृष्णमाचारी की नियुक्ति सदस्य के तौर पर की जाती है। साथ ही साथ अंतिम 7वें सदस्य K.M. मुंशी को बनाया जाता है। ये ध्यान रखिए, 7 नाम आपको ध्यान में रखना है, विशेष रूप से N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। D.P. खेतान के स्थान पर कृष्णमाचारी और B.L. मित्र के स्थान पर माधव राव को बनाया गया था सदस्य। तो ये आप लोग नाम ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं संचालन समिति। ध्यान रखिएगा, संचालन समिति, संविधान सभा की जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इसके अतिरिक्त राजेंद्र प्रसाद का नाम 2 स्थान पर और आप लोग याद रखिएगा, एक झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में और दूसरा नाम प्रक्रिया नियम को बनाने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की जाती है। और जब हमारा संविधान निर्मित हो जाता है तो प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की जाती है। ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त संघ शक्ति समिति थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए इन्हें प्रांतीय शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। अल्पसंख्यक समिति के रूप में हमारे S.C. मुखर्जी थे जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया बनाए गए थे। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम से यहाँ से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। अब संविधान सभा ने संविधान का तो निर्माण किया ही, लेकिन इस संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए थे। अब इन अन्य कार्यों की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाना, राष्ट्रमंडल का सदस्य होगा या नहीं होगा भारत, उसके विषय में स्वीकृति देना, तो इन सभी चीजों के विषय में संविधान सभा के द्वारा ही निर्णय किए गए थे। अब राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत करने की बात की गई तो ध्यान रखिए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने भारत के लिए, भारत के गणतंत्र के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकृत किया था और इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो पिंगली वेंकैया। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है, तो पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक ही दिन पर स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनाए जाते हैं और हमारे जो 284 सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर अंतिम रूप से किए थे। ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन की अगर हम लोग बात करेंगे तो मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। अब राष्ट्रमंडल क्या था तो यहाँ पर संक्षिप्त में बताता चलो, राष्ट्रमंडल के अंतर्गत केवल उन देशों को शामिल किया गया था जिनके ऊपर ब्रिटेन ने शासन किया था या वे देश जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उन्हें इसकी सदस्यता दी गई थी और भारत ने इसे मई 1949 ईस्वी में इसकी सदस्यता का सत्यापन कर दिया था। अब अंतिम ड्राफ्ट की बात करेंगे तो 4 नवंबर 1948
को बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष संविधान का अंतिम ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया था विचार विमर्श करने के उपरांत, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 26 जनवरी ये डेट क्यों रखा गया, तो लाहौर अधिवेशन 1929 का आप लोग याद रखिएगा, इसमें पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी और पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, ये ध्यान रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था इसी लाहौर अधिवेशन के समय। और संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, बहुत कम स्थानों पर आप लोगों को मिलेगा, तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह आपका हाथी था, ये याद रखिएगा, हाथी था संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों के योगदान की बात करेंगे तो संविधान सभा में मूल संविधान सुलेखाकार, हमारा संविधान ये ध्यान रखिएगा टाइप नहीं है, उसे हाथ से लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाथ से लिखा गया और इसे सुलेख कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। संविधान के सुलेखाकार कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में हाथों से संविधान को लिखा था और बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी संस्करण को अपने हाथों से लिखा था, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों नाम। इसके अतिरिक्त संविधान सभा की सजावट किसने की थी, तो नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी और ब्यौरा राम मनोहर सिन्हा के द्वारा दिया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। अब प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल की अगर हम लोग बात करें जिसका गठन 1946 ईस्वी में किया गया था, तो ये जो कैबिनेट का गठन किया गया था ये भारत की आजादी से पूर्व था। 2 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की थी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो जवाहरलाल नेहरू इस मंत्रिमंडल के कार्य उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, जो कि भारत के वायसराय भी थे, ये ध्यान रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू को विदेशी मामलों को देखने के लिए या विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए जाते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री के रूप में सी राजगोपालाचारी की नियुक्ति होती है, जिन्हें हम लोग राजा जी के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बलदेव सिंह, अब जिसमें सबसे ज्यादा बल था तो बलदेव सिंह थे, इन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया था क्योंकि बल से ही रक्षा होती है। जगजीवन राम फिर एक बिहार के महत्वपूर्ण नेता थे, इन्हें श्रम मंत्री बनाया जाता है। लियाकत अली जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इन्हें वित्त मंत्री बनाया जाता है। गजनफर अली खान, इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा कि गजनफर अली खान जो थे ये भी आपके मुस्लिम लीग के ही सदस्य थे। इसके अतिरिक्त एक नाम याद रखिएगा जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इन्हें विधि मंत्री बनाया जाता है। संचार मंत्री फिर से मुस्लिम लीग के अब्दुल रब नस्तर या निस्तार को बनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया है, राजेंद्र प्रसाद, और श्रम मंत्री किसे बनाया गया है, जगजीवन राम। ये बिहार के दोनों व्यक्ति थे, दोनों विभूति थे और ये दोनों नाम ध्यान में आप लोग रहिएगा। व्यापार की बात करेंगे, व्यापार मंत्री टीटी चुंदरीगर को बनाया गया और उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई बनाए गए थे। साथ ही साथ एक नाम ध्यान रखिएगा, आसफ अली। आसफ अली को रेलवे मंत्रालय की देखरेख करने का भार सौंपा गया था। तो इस प्रकार से प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल जिसका गठन सितंबर 1946 में किया गया था, इनके मंत्रियों के नाम और उनके पोर्टफोलियो को आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिहार से अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो जगजीवन राम और खाद्य एवं कृषि मंत्री हमारे राजेंद्र प्रसाद का नाम ध्यान में रखिएगा, जो प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।